क्या कभी ऐसा सोचा है कि किसी का बहुत ज्यादा अच्छा होना, मतलब किसी की कमाल की काबिलियत ही उसके लिए मुसीबत बन सकती है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना। बिल्कुल। कि भाई आप बहुत अच्छे हैं और यही आपकी दिक्कत बन गया। सही बात है। पर जब हम शक्ति, पावर, डायनामिक्स और सोशल हायरार्की की बात करते ना, तो कई बार जो नियम लिखे नहीं होते, वो लिखे हुए नियमों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अच्छा। हाँ, ये अनकहे नियम अक्सर हमारी भावनाओं, हमारी असुरक्षाओं और ये जो सत्ता का मनोविज्ञान है ना, उससे जुड़े होते हैं। और आज हम शक्ति के इस खेल के एक ऐसे ही बहुत बुनियादी पर अक्सर जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उस नियम पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये जानकारी हमें मिले स्रोतों पर आधारित है, खासतौर पर रॉबर्ट ग्रीन की जो मशहूर किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसके पहले नियम पर। जी। तो आज का हमारा मकसद है इस थोड़ी अजीब सी लगने वाली बात को समझना। मालिक से कभी आगे ना बढ़ें। क्यों भाई? क्यों अपने से ऊपर वालों को अपनी काबिलियत से असुरक्षित महसूस कराना इतना खतरनाक हो सकता है? हाँ, चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो ये जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑफिस हो, राजनीति हो, ये पुराने जमाने के दरबार, ये अक्सर एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिके होते हैं। अच्छा। और ये पहला नियम इसी नाजुक संतुलन के एक बहुत अहम पहलू को दिखाता है कि जो लोग सत्ता में हैं, वो अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत को लेकर कितने संवेदनशील हो सकते हैं और उसे बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसान के स्वभाव का एक गहरा सच है एक तरह से। तो नियम क्या है साफ शब्दों में? नियम है, मालिक से कभी आगे ना बढ़ें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। ठीक है। मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके बॉस, आपके लीडर, जो भी आपसे ऊपर हैं, वो हमेशा सुपीरियर महसूस करें, ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल। आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, वो ऐसे दिखनी चाहिए जैसे वो उनकी चमक बढ़ा रही हैं, न कि उसे कम कर रही हैं या ढक रही हैं। ठीक है, पर ये काम क्यों करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं ना, वो अपनी हैसियत, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्वाभाविक है। एक तरह का बचाव। हाँ, बिल्कुल, सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट। और जब उन्हें लगता है कि कोई उनके नीचे वाला उनसे ज्यादा काबिल, ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा चमकदार नजर आ रहा है, तो ये चीज उनकी इनसिक्योरिटी को जगा देती है। और ये इनसिक्योरिटी या असुरक्षा फिर क्या करती है? यहीं पर बात खतरनाक हो जाती है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये असुरक्षा पहले शायद जलन या नाराजगी से शुरू हो, लेकिन ये बढ़कर बदले की भावना या फिर सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने तक जा सकती है। नुकसान पहुंचाना मतलब? ना, जब बॉस को लगने लगता है कि आप उनके लिए खतरा बन रहे हैं, तो वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी काबिलियत उस वक्त सेकेंडरी हो जाती है। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। इतिहास में इसका एक क्लासिक उदाहरण है लुई 14वें और उनके वित्त मंत्री निकोलस फूके का। फूके बहुत ही प्रतिभाशाली, अमीर और काबिल इंसान थे। हाँ, सुना इनके बारे में। लेकिन उनकी यही चमक, यही काबिलियत लुई 14वें को, जो खुद को सूर्य राजा कहते थे, उनको खटकने लगी। उन्हें लगा कि फूके उनसे ज्यादा चमक रहे हैं। तो राजा ने क्या किया? लुई ने फूके को न सिर्फ पद से हटाया, बल्कि जेल में डाल दिया। और उनकी जगह किसे रखा? एक ऐसे आदमी को, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, जो काबिल तो थे पर फूके जितने चमकदार नहीं थे। और सबसे जरूरी, वो राजा के प्रति ज्यादा वफादार और कम खतरनाक लगते थे। कमाल है, मतलब ज्यादा काबिल होना ही फ्यूके के लिए मुसीबत बन गया। हाँ, बिल्कुल। और कई बार तो ये अनजाने में भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप जानबूझकर बॉस को नीचा दिखाएं। अच्छा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि कुछ बॉस ज्यादा असुरक्षित होते हैं और आप अपनी नेचुरल काबिलियत से ही उन्हें ओवरशैडो कर सकते हैं। जैसे एस्टोर मैनफ्रेडी का जिक्र आता है, जो शायद स्वाभाविक रूप से इतने प्रतिभाशाली थे कि उनकी मौजूदगी ही सीनियर्स को असहज कर देती थी। बिना कुछ किए ही। हाँ, बिना किसी बुरे इरादे के। दूसरी तरफ, जब आप अपने बॉस को इज्जत देते हैं, उन्हें सुपीरियर महसूस कराते हैं, तो आपको फायदा होता है। कैसे? स्रोत कहते हैं कि दूसरों को सम्मानित महसूस कराने से आपको एक तरह का लेवरेज मिलता है। लोग आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपके काम में मदद करते हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये फूके और लुई चौधरी वाली कहानी थोड़ी और विस्तार से बताइए। ये पार्टी वाली बात क्या थी? कहा, लुई 14वें के बहुत अमीर और ताकतवर वित्त मंत्री थे। उन्होंने राजा को इम्प्रेस करने के लिए अपने शानदार महल
वॉल-ओ-विकॉन्ट में एक बहुत बड़ी भव्य पार्टी रखी। अपने महल में राजा के लिए? जी हाँ, और वो पार्टी ऐसी थी कि बस बेहतरीन खाना, मोलियर के नए नाटक का पहला शो, शानदार नाच गाना, ऐसी आतिशबाजी जो पहले कभी देखी न गई हो। हर चीज में शान और शौकत झलक रही थी। तो फूके का इरादा क्या था? राजा को खुश करना? इरादा शायद यही था। वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने कुशल हैं, कितने अमीर हैं, कितने काबिल मंत्री हैं। शायद उन्हें लगा कि इससे राजा खुश होंगे, उन्हें और महत्व देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल। राजा लुई 14 में, जो खुद अपनी शान के लिए जाने जाते थे, वो इस भव्यता से चिढ़ गए। उन्हें लगा कि ये मंत्री उनसे ज्यादा चमकने की कोशिश कर रहा है। अरे, उन्हें लगा कि फूके अपने दौलत और रुतबे का दिखावा करके उन्हें फ्रांस के राजा को कमतर दिखा रहा है। ये राजा के अहंकार पर चोट थी। एक मंत्री राजा से ज्यादा शानदार कैसे दिख सकता है? सही बात है। राजा के लिए तो ये उनके लिए सीधी गुस्ताखी थी, उनकी सत्ता को चुनौती। नतीजा क्या हुआ? बहुत बुरा। उस पार्टी के कुछ ही हफ्तों बाद फूके पर सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और उम्र कैद हो गई। वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहे, सिर्फ एक पार्टी की वजह से। वो पार्टी एक ट्रिगर पॉइंट बन गई। हाँ। उसने राजा की असुरक्षा को हवा दे दी। और फूके की जगह ली उसी कॉलबर्ट ने, जिसने बाद में राजा को फूके के महल से भी ज्यादा भव्य महल वर्साए बनाने में मदद की। क्या विडंबना है। तो फूके की गलती क्या थी असल में? ज्यादा काबिल होना या दिखावा करना? स्रोत कहते हैं कि अपनी कृपा और उदारता से मालिक को प्रभावित करने की कोशिश घातक हो सकती है। फूके से सीखो, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने राजा को कमतर महसूस कराया, अनजाने में ही सही। वो ये नहीं समझ पाए कि राजा का ईगो, राजा की सुरक्षा उनकी अपनी काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी उस वक्त। उन्होंने पावर साइकोलॉजी को नजरअंदाज कर दिया। ये बात फिर वहीं जुड़ जाती है। असुरक्षित मालिक खतरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ फ्रांस में ही नहीं हुआ। जापान के इतिहास में भी एक ऐसी ही कहानी है, सेन्नो रिक्यू और सम्राट हिदेयोशी की। रिक्यू जापान के सबसे महान चाय मास्टर्स में से एक थे, सम्राट के करीबी भी। हाँ, सुना है चाय सेरेमनी के बारे में। रिक्यू को बहुत इज्जत और प्रभाव मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो शायद भूल गए कि उनकी ये हैसियत सम्राट की वजह से है। अच्छा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लकड़ी की मूर्ति बनवाकर एक बड़े मंदिर के मेन गेट के ऊपर लगवा दी। अब जो भी मंदिर में जाता उसे उनकी मूर्ति के नीचे से गुजरना पड़ता, शायद सम्राट को भी। अरे बाप रे, ये तो सीधी चुनौती हुई। हाँ, हिदेयोशी को ये अपनी सत्ता का अपमान लगा। स्रोत कहते हैं कि रिक्यू ये भूल गए थे कि उनकी पोजीशन सम्राट पर निर्भर है। ये एक ऐसी गलती थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। नतीजा क्या हुआ उनका? सम्राट ने उन्हें आत्महत्या करने का आदेश दिया। उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। ये कहानियां तो डराने वाली हैं। मतलब ये बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां लगे कि बॉस या सीनियर असहज हो रहे हैं, तो करे क्या? क्या अपनी काबिलियत छुपा ले? स्रोत कुछ तरीके बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ समस्या नहीं, समाधान भी है। पहला और सबसे जरूरी तरीका, अपने मालिक को क्रेडिट दें। उन्हें और ज्यादा प्रतिभाशाली दिखाने में मदद करें। जैसे गैलीलियो ने किया। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी खगोलीय खोजों का श्रेय, जैसे बृहस्पति के चांद खोजना, अपने संरक्षक मेडिसी परिवार को दिया। उन चांद का नाम भी मेडिसी सितारे रख दिया। अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ? इससे मेडिसी परिवार खुश हुआ, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। बदले में गैलीलियो को सुरक्षा मिली, पैसा मिला, अपना काम जारी रखने के लिए सपोर्ट मिला। उन्होंने अपनी खोज को दूसरों की शान बढ़ाने का जरिया बनाया, अपनी नहीं। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, अपनी चमक से दूसरों को रोशन करना। और क्या? दूसरा तरीका थोड़ा बारीक है। कभी कभी जानबूझकर छोटी मोटी बिना नुकसान वाली गलतियां करना। क्यों? ताकि आपको बॉस से मदद या सलाह मांगने का मौका मिले। श्रोट कहते हैं कि मास्टर्स को ऐसे अनुरोध पसंद आते हैं। जब आप मदद मांगते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी जरूरत है, वो ज्यादा जानते हैं। ये उनके ईगो को शांत करता है। दिलचस्प। मतलब थोड़ा कमजोर दिखना भी काम आ सकता है। और अगर कोई अच्छा आइडिया हो तब सबसे सेफ तरीका है कि उस आइडिया का क्रेडिट बॉस को दें, पब्लिक में। कहें कि ये तो उन्हीं की ही किसी बात से सूझा या उनकी गाइडेंस का नतीजा है। सबके सामने? हाँ, सबके सामने। इससे बॉस को लगता है कि आप लॉयल हैं, टीम प्लेयर हैं, और आपका आइडिया भी शायद ज्यादा आसानी से मान लिया जाए।
और मान लीजिए कोई अपने बॉस से ज्यादा मजाकिया है, हाजिर जवाब है, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी ये खूबी दबानी नहीं है, पर सावधानी से इस्तेमाल करनी है। स्रोत कहते हैं विदूषक या मस्खरे का रोल निभाओ। मस्खरे का? हाँ, मतलब माहौल हल्का रखो, टेंशन कम करो, पर कभी भी बॉस का मजाक मत उड़ाओ या उन्हें कम मत दिखाओ। आपकी हाजिर जवाबी एंटरटेनिंग लगनी चाहिए, खतरनाक नहीं। ये सब सुनने में थोड़ा मतलब चालाकी जैसा नहीं लगता? क्या ये ठीक है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। क्या ये नैतिकता के दायरे में आता है? यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस? हाँ, स्रोत इसे सिर्फ चालाकी नहीं मानते, बल्कि इंसान के स्वभाव को, खासकर पावरफुल लोगों की असुरक्षाओं को समझने की कला मानते हैं। ये समझना कि लोग अपनी पोजीशन को लेकर कितने सेंसिटिव हो सकते हैं, ये भावनात्मक समझदारी है। अच्छा। और स्रोत ये भी कहते हैं कि अपनी ताकत को छुपाना कमजोरी नहीं है, अगर आखिर में इससे आपको शक्ति मिलती है या आपके लक्ष्य पूरे होते हैं। दूसरों को सुपीरियर महसूस कराने से कई बार कंट्रोल आपके ही हाथ में रहता है, भले ही दिखे ना। पर सवाल फिर वही है, अगर कोई सच में ज्यादा काबिल है तो कब तक छपाएगा, कब तक दूसरों को क्रेडिट देगा? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। स्रोत इसके लिए धैर्य रखने को कहते हैं। धैर्य? हाँ, वो कहते हैं सही समय का इंतजार करो, धीरज रखो। तुम्हारा मालिक कभी ना कभी तो गिरेगा, तुम उससे ज्यादा जियोगे और एक दिन उससे आगे भी निकलोगे। मतलब ये कि पावर की सिचुएशन बदलती रहती है। आपका बॉस हमेशा बॉस नहीं रहेगा। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इंतजार करो। जब मौका आए, जब समीकरण बदले, तब अपनी पूरी काबिलियत दिखाओ। ये एक लंबा खेल है। तो ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। तब तक अपनी एनर्जी सीखने, रिश्ते बनाने और खुद को मजबूत करने में लगाओ। ये वाकई में बहुत गहरी बात है और सोचने पर मजबूर करती है। जैसे हम सब ने शायद कभी न कभी अनजाने में ही अपनी किसी कामयाबी से अपने सीनियर को असहज किया होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये भी सोचना चाहिए कि अपनी स्किल्स को कैसे दिखाएं कि पहचान भी बने, पर कोई खतरा भी महसूस करे। ये बैलेंस बनाना ही असली कला है। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, मेन मैसेज? सार यही है कि पावर के खेल में सिर्फ आपकी काबिलियत काफी नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं, उनकी सोच, उनकी भावनाएं और खासकर उनकी असुरक्षाओं को समझना और मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा भी। अपनी चमक को कंट्रोल करना, उसे दूसरों के हिसाब से ढालना, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ये समझना कि आपकी काबिलियत दूसरों पर क्या असर डालती है। बिल्कुल सही कहा। शायद इसे ऐसे कह सकते हैं, चमके जरूर, लेकिन ऐसे कि आपकी रोशनी ऊपर वालों का रास्ता भी रोशन करे, ना कि उनकी आंखें चौंधिया दे। वाह, बहुत अच्छा कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये मानना कि सफलता और शक्ति सिर्फ काबिलियत या मेहनत से मिलती है, असल दुनिया की सच्चाइयों को देखते हुए कितना भोलापन हो सकता है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने देखा, इंसान की भावनाएं, ईगो, असुरक्षा, ये सब इस खेल में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। तो ये थी शक्ति के पहले नियम पर हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है आपको इसमें कुछ सोचने लायक मिला होगा। विचार कीजिएगा कि ये बातें आपके जीवन में, आपके काम में कैसे लागू होती हैं। जी। शक्ति के ऐसे और भी कई नियम हैं जिन पर हम आगे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। द डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद।